जय हिंद। कहते हैं रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानता। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचा के रखेंगे। तो चलिए मैं आज मेन टॉपिक पे बात करता हूँ, समास। समास क्या है, और इससे अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा उपसर्ग एवं प्रत्यय, उसके बाद वर्णमाला, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, जो भी होगा मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए परिभाषा में देखा जाए कि समास क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो सार्थक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ, तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। तो बोर्ड का कोई अर्थ निकलता है, यानी जिस पे पढ़ाया जाता है उसको हम बोर्ड कहते हैं। लेकिन इसको हम ऑपोजिट जैसे लिख दे, डरबो, डरबो, तो ये क्या हो गया? ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया। ये हमारा क्या हुआ? सार्थक शब्द है, क्योंकि हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो इसका अर्थ निकलता है बोर्ड का, लेकिन डरबो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को हम कहते हैं निरर्थक शब्द। अब देखिए शब्द और वर्ण किसको कहते हैं? क्योंकि वर्णों से जो मिलकर बनता है उसे हम संधि कहते हैं, और जो शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ राम। राम एक क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। और उसके बाद आकर मो, ये हमारा क्या हुआ? अक्षर हुआ। और अक्षर से जो नीचे होते हैं उसको वर्ण कहते हैं। तो इसमें कितना वर्ण निकलेंगे? र आकर, तो क्या आता है उच्चारण? आकर आता है उच्चारण। तो र आकर हलंत आकर, मो हलंत अ, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ वर्ण। आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद है? तो समास के हमारे एग्जाम में 6 भेद, समास के 6 भेद है। और जो एग्जाम में समास मतलब कि 6 में से किसी भी समास में से उठा कर देता है, जो 3 समास देता है और पूछ देता है कि बताइए कि ये समास कौन सा है। तो आप चलिए याद कीजिए, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आपको इस तरीका से यदि न याद होगा तो आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से याद कीजिएगा, और ट्रिक को आप एक दिन में 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा। देखिए हमारा ट्रिक हुआ, क्या हुआ? ट्रिक हुआ। तो देखिए बहु आंगन में काम करती है, बहु दरवाजे पे काम करती है, बहु दिन में दरवाजे पे काम करती है, दरवाजे पर काम करती है, बहु दरवाजे पे क्या करती है? दिन में काम करती है। तब हम आंगन नहीं जाते हैं, हमारा ट्रिक आंगन नहीं जाते। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए बहु दिन में दरवाजे पे काम करती है, तब हम आंगन क्या करते हैं? नहीं जाते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों भाई हुआ। राम और श्याम क्या हुआ? दोनों भाई हुआ। और श्याम को एक पतोहू है। क्या है? पतोहू, जिसको लोग प्यार से क्या कहते हैं? बहू भी कहते हैं, बहू भी कहते हैं। तो श्याम क्या करता है? दिन में जाकर के चौक पे बैठ जाता है। तो उसका भाई राम पूछता है कि तू क्यों नहीं जाता है दिन में आंगन?
तो श्याम बोलता है बहुत दिन में दरवाजे पे काम करती है, तब हम आंगन क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। श्याम ने क्या कहा, बहुत दिन में दरवाजे पे काम करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आंगन क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बहु दिन में, इससे हो गया बहु से हो गया आपका बहुव्रीहि समास। क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। आपका क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। बहु दिन में क्या कहते हैं, बहु दिन में, इससे क्या हो गया, इससे आपका हो गया, समास मिटा देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। तो दिन से हो गया आपका द्विगु समास। क्या हो गया, द्विगु समास। और दो से आपका हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास मिटा देते हैं, समास को चलिए मिटा दिए। ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब क से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद तो से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसको घेर देते हैं ताकि अच्छा भी लगे और समझ में भी आ जाए। तो से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और से क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। तो देखिए ये हमारा 6 गो समास हुआ। टोटल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बहुत ही आसानी तरीका से एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम कितने समास के 6 भेदों को याद कर लिए। अब चलिए चलते हैं, अवयवी भाव समास किसको कहता है। अवयवी भाव में भी ट्रिक दूंगा, उसके बाद तत्पुरुष में भी दूंगा, यानी 6 भेद में ऐसा ट्रिक दूंगा या बताऊंगा इस तरीका से, आप भूलिएगा जल्दी नहीं। चलिए अब अवयवी भाव समास किसको कहा जाता है उस पर चर्चा किया जाए। इसमें थोड़ा पानी लगेगा, रुकिए 1 मिनट। चलिए ये हमारा बोर्ड पूरा क्लीन हो गया। अब चलिए अवयवी भाव समास पे बात करते हैं। तो देखिए अवयवी भाव समास समझने का सबसे आसान तरीका हमने क्या बोला, सबसे आसान तरीका। इसको क्या कहा जाता है, देखिए अवयवी भाव समास के पहले पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। तो प्रथम पद में कौन कौन से प्रधान होते हैं उसको बताते हैं। प्रति, आ, यथा, अनु, हाथ, भर। तो आपके अवयवी भाव समास में जिसमें प्रति, आ, यथा, अनु लगा रहेगा, आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। तो देखिए प्रति से क्या बनेगा, प्रतिरूप। प्रतिरूप यहाँ पे क्या है, प्रतिपूर्व पद क्या है, प्रधान है।
आ से क्या बनेगा? आजन्म। आजन्म में आपका कौन प्रधान है? आ प्रधान है। यथा से क्या होगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन प्रधान होगा? यथा प्रधान होगा। अनुरूप। अनुरूप। अनुरूप तो दूसरा भी वर्ड हो सकता है अनुरूप के जगह, मान लीजिए कि अनुपमे हो गया। तो ऐसा नहीं कि मतलब दूसरा वर्ड में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दूसरा वर्ड हो गया। जैसे मान लीजिए अनुरूप और अनुपम हो गया, इसमें दोनों पद में क्या प्रधान है? अनुप्रधान है। तो हमारा क्या हो गया? अनुप्रधान इसमें हो गया। अब चलिए हाथों हाथ। हाथों हाथ। हाथों हाथ। अब देखिए भरपेट। भरपेट। तो यहाँ पे क्या होगा? भर क्या हो गया? मतलब कि अभी बहुत समास का प्रथम पद प्रधान हो गया हाथों हाथ। यहाँ पे क्या हो गया? हाथ क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो चलिए आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि अब ये भी बहुत समास का किस कौन पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तो आप ऐसे करके विभव समास लिख लीजिए और उसके नीचे में डैश लगा दीजिए और यहाँ से लिखना पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अब ये भी बहुत समास कहते हैं। इसको जैसे में लिख लीजिए प्रतिरूप, आजन्म, उसके बाद यथाशक्ति, अनुरूप, हाथों हाथ, भरपेट। तो ये हमारा क्या होगा? याद करने का ये ट्रिक हो गया और ये प्रथम पद आपके सामने प्रधान हो गया। अब चलिए हम चलते हैं तत्पुरुष समास में। इसको मिटा देते हैं। ये हमारा बोर्ड पूरा क्लीन हो गया। अब चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास में इसमें प्रथम पद प्रधान था। कौन पद प्रधान था? प्रधान था प्रथम पद। प्रथम पद इसमें प्रधान था और इसमें जो प्रधान होगा वह द्वितीय पद प्रधान होगा। कौन पद? द्वितीय पद प्रधान कहिए या उत्तर पद कहिए। उत्तर पद। उत्तर पद इसमें क्या होगा? प्रधान होगा, क्योंकि समास दो पद से मिलकर के बनता है, एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। तो देखिए इसमें उत्तर पद कैसे प्रधान होगा। लेकिन देखिए तत्पुरुष में एक कॉन्सेप्ट है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद तो प्रधान होता ही है, लेकिन वाक्यों के बीच क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त होता है। क्या होता है? कौन चिन्ह लुप्त होता है? कारक चिन्ह। तो देखिए कारक चिन्ह कैसे समझेंगे लुप्त है। जैसे मान लीजिए राजकुमार, तो राजकुमार में कौन सा प्रधान है हमारा? राजकुमार में उत्तर प्रधान कुमार प्रधान है। राजकुमार में कौन सा प्रधान पद है? राजकुमार में कुमार प्रधान है। अब देखिए धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ अब कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये प्रधान है, तो जैसे देखिए राजकुमार, तो राज दिए तो एक गो पद हुआ, कुमार तो दो गो पद हुआ। तो कुमार के बिना ये राजकुमार नहीं बन सकता, इसीलिए उत्तर पद प्रधान है। यहाँ पे राज भी प्रधान हो सकता है, लेकिन कुमार के बिना राजकुमार नहीं बन सकता। जैसे धर्म है, तो धर्म सिंगल धर्म है, एक गो पद हुआ, लेकिन इसमें जैसे ग्रंथ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? धर्म ग्रंथ। तो ये हमारा क्या है? दूसरा पद प्रधान है। तो राजकुमार, धर्म ग्रंथ और रचनाकार, ये प्रथम पद हुआ और दूसरा पद हुआ कार। तो रचना में क्या जोड़ दिया? कार। तो ये हमारा क्या? उत्तर पद प्रधान है। तो रचना का, रचना में कार क्या जोड़े? तो कार। तो क्या हो गया? रचना का। तो देखिए इसमें कारक चिन्ह कैसे लुप्त होता है। राजा का कुमार, सॉरी राज का कुमार। राज का कुमार क्या होगा? राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो क्या होगा? धर्म ग्रंथ। रचनाकार, तो रचना का, रचना करने वाला। रचना करने वाला। तो देखिए यहाँ पे हमारा काकर क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। जैसे कारक में कर्ता ने कर्म को कर्म से
इसी तरह होता है, यही हमारा चिन्ह है। पढ़ाएंगे कारक में, कारक में पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा चिन्ह है। अब ने ए में क्या आता है, ए आता है ए। अब देखिए राज का कुमार तो क्या होगा, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, सॉरी रचना को करने वाला, ये हमारा ए नहीं होगा, यहाँ पे को होगा, हमारा चिन्ह होगा। तो देखिए उत्तर पद तो प्रधान है ही, लेकिन इसमें दोनों पद के बीच क्या है, चिन्ह लुप्त है हमारा। दोनों पद के बीच राज का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला। तो इसमें छिपा है हमारा कौन चीज, चिन्ह छिपा है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो लेकिन दो पदों के बीच कौन चीज लुप्त हो, कारक चिन्ह लुप्त हो। इसको आप कैसे उत्तर तत्पुरुष समास दे दीजिएगा, डाल दीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा। तो आपका जैसे हो गया, लिख लीजिएगा जिस समासिक शब्द का क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो लेकिन दो पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कर्मधारय समास पे। आप इसी तरह हमारा अगला वीडियो भी उपसर्ग एवं प्रत्यय का देख लीजिएगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में उपसर्ग एवं प्रत्यय से सवाल रहता ही रहता है। पहले तो समास में पूछा था, समास और संधि में अंतर क्या है 5 मार्क में, लेकिन अब नहीं पूछता है। अब पूछता है 2-3 मार्क 4 मार्क का दे देता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि ये कौन सा समास है। जैसे यहाँ पे पढ़ लिए, यहाँ पढ़े थे प्रतिकूल, तो यहाँ पे दे देगा प्रतिकूल, तो पूछ देगा कि प्रतिकूल कौन समास है। तो आप याद रखिएगा कि प्रति आ यथा अनु हाथ भर, जिसके मतलब पहले पद में कोई भी आ गया तो आप समझ जाइए कि वह अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास में जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसका विश्लेषण कर लीजिए। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार बता दिए। उसके बाद क्या, धर्म का ग्रंथ, तो का चिन्ह लुप्त है तो धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ। उसके बाद रचना को करने वाला, तो को चिन्ह लुप्त है तो रचना को करने वाला क्या हो गया, रचनाकार। अब चलते हैं कर्मधारय समास पे। इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान था। कर्मधारय समास, इसमें क्या हो गया कि उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। लेकिन सॉरी यहाँ ऐसे करके लिख लेते हैं, देखने में भी अच्छा होगा, उधर समय भी बच जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या हुआ, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। जिस समासिक शब्द का क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन प्रथम पद जो है उपमा, उपमेय और विशेष विशेषण का बोध कराएगा। प्रथम पद जो है उपमा, उपमेय या विशेष विशेषण, विशेष विशेषण का बोध कराएगा। तो चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि कैसे विशेष विशेषण का बोध कराएगा और किसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए चरण कमल क्या है मेरा, जैसे लीजिए चरण कमल, चरण कमल, सॉरी यहाँ पे मिटा देते हैं, एक ही में होगा, ये अलग अलग मिला नहीं होगा। कमल ये दिखता नहीं है, उसमें पानी चला जाता है ना, अच्छा से दिखता नहीं है, और अच्छा से दिखेगा आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगा। बोलने से तो समझ जाते होंगे लेकिन देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। चरण कमल, कनक लता, कनक लता। उसके बाद हो गया आपका प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ये हमारा क्या हो गया, चरण कमल, कनक लता, प्राण प्रिय, चंद्रमुख। और देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख, नीलकंठ,
नीलकंठ। अब इसका आगे कॉन्सेप्ट समझिए, चरण कमल। तो कमल के समान चरण क्या होगा? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। कनकशीलता, कनकशीलता। प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है हमारा? चंद्रमुख है, तो चंद्र के समान मुख क्या होगा इसका? चंद्र के समान मुख। और उसके बाद नीलकंठ का नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तब देखिए कमल के समान नयन, तो यहाँ पे के ये कारक चिन्ह होगा, लेकिन इसमें क्या कहता है? उपमा उपमा विशेष विशेषण का बोध कराता है। तो देखिए यहाँ उपमा उपमा कैसे, कमल के समान चरण, तो एक उपमा हुआ, कमल के समान चरण तो चरण कमल। कनकशीलता क्या हुआ? उपमा हुआ। प्राण के समान प्रिय, तो कोई है प्राण के समान प्रिय है, तो उसका विशेष विशेषण का बोध कराता है। प्राण के समान प्रिय होता है, मान लीजिए बेटा किसी का होता है तो सबका बेटा बेटी प्राण के समान प्रिय होता है। जैसे आप स्टूडेंट हुए तो आपका प्राण के समान प्रिय क्या हुआ? आपका पढ़ाई हुआ। तो उपमा उपमा और विशेष विशेषण का इसमें बोध कर रहा है। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, और नीला है जो कंठ, नीलकंठ। समझे? तो आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास। अब द्विगु समास पे चलते हैं। इसको साफ से मिटा देते हैं। अब चलते हम द्विगु समास। चलिए हमारा बोर्ड पूरा क्लीन हो गया। अब द्विगु समास को बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे और आप भूलिएगा भी नहीं। तो इससे पहले समास के कितने भेद होते हैं, इसके एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि बहू दिन में दरवाजा पे काम करती है, इसीलिए हम आंगन में ही जाते हैं। तो बहू में बहुब्रीहि समास हो गया था, बहू दिन में, दी से हो गया द्विगु समास हो गया था, बहु दिन में दरवाजा पे, दरवाजा में दो से द्वंद्व समास हो गया, बहुत दिन में दरवाजा पे काम करती है। तो काम में को आया तो कर्मधारय समास, काम करती है तब, तो से हो गया तत्पुरुष समास, तब आंगन में जाता है, वह से हो गया आपका अव्ययी भाव समास। तो समास के कितने भेद है? 6 भेद है। और एक ट्रिक के साथ आपको बता दिए, आप उसे भी लिख लीजिएगा, ट्रिक को बेटर होगा। और जो आप इसको ट्रिक को रिपीट कीजिएगा तभी याद होगा। और चलिए द्विगु समास किसको कहा जाता है। अब देखिए द्विगु समास का सबसे आसान तरीका है कि उसके पहले पद में क्या आएगा? गिनती वाला शब्द आएगा। पहले पद में क्या आएगा? गिनती वाला शब्द आएगा। जैसे मान लीजिए त्रिलोक, क्या है? त्रिलोक है। तो त्रिलोक में आया त्रि आया। अब देखिए तिरंगा, सॉरी इसको त्रि नहीं पढ़ेंगे, आपको बताते हैं। त्रिलोक है, अब आया तिरंगा। मान ली 3 रंगों का समूह तिरंगा। तो 3 शब्द क्या है हमारा? 3 शब्द क्या हमारा? संख्यावाचक है। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे चलिए चौरा, 4 राहों का समूह क्या होगा? चौरा, चौरा होगा, 4 राहों का समूह। उसके बाद होगा चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरा हुआ हमारा क्या होगा? चतुर्भुज। तो यह क्या होगा? द्विगु समास होगा। त्रिलोक, तिरंगा, चौरा और चतुर्भुज, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास में हम क्या पढ़ेंगे?
जिस समासिक शब्द का क्या होगा प्रथम पद प्रधान होगा, सॉरी, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद क्या होगा संख्यावाचक होगा, उसको हम क्या कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। अब चलिए आगे हम टॉपिक इसको समझते हैं, कैसे द्विगु समास कहेंगे। तो समझे भी इससे पहले त्रिलोक में क्या आ गया, सॉरी चलिए एक मिनट पानी ले लेते हैं। चलिए मैंने पानी ले आया और इसको बीच से साफ कर देते हैं, और सॉरी मिट गया फिर से, और मिटा देते हैं। चलिए फिर से ना प्रॉब्लम हो गया, एक चीज को बार बार लिखिए, इससे अच्छा होता नहीं है मिटाते। क्या पढ़े थे त्रिलोक, त्रिलोक था, उसके बाद मेरा क्या था तिरंगा था, तिरंगा के बाद क्या था हमारा चतुर्भुज था, चतुर्भुज के बाद क्या हो जाएगा सप्ताह, सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा आपका सप्तऋषि, सप्तऋषि, और इसके बाद आ जाएगा नवरात्र, और सॉरी नवरात्र, नवरात्र कहिए या नवरात्रि कहिए। इसमें कॉमन चीज याद रखना आपको कि तीन त्रिलोक तिरंगा, तो तीन रंगों का समूह, चार भुजाओं से घिरा हुआ चतुर्भुज, 7 दिनों का क्या होगा समूह, सप्ताह होगा, सप्तऋषि होगा। वैसे भी एक ट्रिक याद रखिए, त्रि से होता है 3, तिरंगा में तो आप समझे गए कि 3 रंगों का समूह, चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरा हुआ 4 आया, 7 दिन होता है सप्ताह का, सप्तऋषि, और नवरात्र में क्या आ गया 9 आ गया। तो आप बहुत आसान तरीका समझ गए कि द्विगु समास किसको कहते हैं, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या वाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद क्या होगा संख्यावाचक, तो तिरंगा में 3 है, चतुर्भुज में 4 है, तो 4 भुजाओं का समूह, सप्ताह में 100 है, सप्तऋषि में 7 है, फिर नवरात्र में क्या है 9 है। तो ये हमारा संख्यावाचक या प्रथम शब्द। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए जैसे हो गया, इससे मतलब कि मान लीजिए कि जितना लिखे वो नहीं आएगा, मान लीजिए कि 2 पहाड़ आ गया, आप अब इसको क्या सोचिएगा कि कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो बहुत आसान तरीका इसको याद रखने का कि 2 पहाड़ में क्या आया है 2, तो संख्यावाचक किसमें होता है द्विगु समास में। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो प्रथम पद संख्यावाचक है तो इसको हम द्विगु समास कहेंगे। अब चलिए द्वंद्व समास किसको कहते हैं, इसको मिटाइए और समझते हैं द्वंद्व समास किसको कहते हैं। इसको चाहते तो हम 3-4 बार बोर्ड पे लिखते उतारते, लेकिन आपको उदाहरण समझाते जाते हैं, परिभाषा ही बताए जाते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए परिभाषा कैसे लिखिएगा आपको बता देते हैं एक उदाहरण के द्वारा। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, मान लीजिए कि ये अवयवी भाव समास है मेरा, ये अवयवी भाव समास है। इसको हम क्या करेंगे डैश मार देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जिस समासिक शब्द का क्या होगा प्रथम पद प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे अवयवी भाव समास। तो इसी तरह आप लिख लीजिएगा कि जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन इसमें कारक चिन्ह होता है, इसमें क्या जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो लेकिन उपमा उपमेय का बोध करते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु में जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो लेकिन जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास में चलिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा यहाँ तक। अब चलते हैं द्वंद्व समास में। उदाहरण जो बताए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। क्या है मेरा द्वंद्व समास। इसमें देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जिसमें आएगा जिसमें योजक चिन्ह आएगा इसको डैश कहते हैं।
और इसको देखा जाए जोड़ घटों में तो घटों का चिन्ह ऐसे रहता है। जिसमें डैश रहेगा आप अच्छा से समझिए कि वह क्या है, द्वंद्व समास है। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। आप समझ लेंगे इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। अब देखिए नदी और नाला, सॉरी नदी और नाला नहीं, पहले समझ लीजिए, इसको बढ़ा देते हैं इधर। अब देखिए दिन रात, दिन रात हमारा क्या हुआ, दिन रात के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, यह है योजक चिन्ह। उसके बाद गुण दोष, उसके बाद राजा प्रजा, उसके बाद क्या होगा, सुख दुख, उसके बाद हो जाएगा अपना पराया, अपना और योजक चिन्ह, उसके बाद पराया, उसके बाद आ जाएगा नदी नाला, और उसके बाद ऐसे ढेर सारा आएगा। तो मान लीजिए क्या आ जाएगा आपका, ऐसे ढेर सारा टॉपिक्स आएगा और आपको पूछ देगा कि द्वंद्व समास बताइए कौन है। आप समझिए गर्मी और ठंडा, क्या हो जाएगा, गर्मी ठंडा आ गया आपका, गर्मी ठंडा मान लीजिए इतना हो गया। उसके बाद ऊपर नीचे देश विदेश बहुत सारा आता है। तो आपको कॉमन याद रखना, द्वंद्व समास किसको कहेंगे, जिस समासिक शब्द का क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन दोनों पदों के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। कौन चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह लगा, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें मान लीजिए दिन और रात, इसमें दिन और रात का भी कुछ अर्थ निकलता है और दिन का भी कुछ अर्थ निकलता है। तो दोनों पद क्या है, अपने आप में प्रधान है। गुण और दोष, ये दोनों पद अपने आप में प्रधान है। गुण को हम अच्छा करते हैं, दोष को खराब करते हैं, इसका कोई अर्थ निकलता। राजा प्रजा मतलब क्या हुआ, लोग हुआ वहां का, राजा मतलब कोई मालिक हुआ कोई क्षेत्र का। सुख और दुख, सुख का भी कुछ अर्थ निकलता है और दुख का भी कुछ अर्थ निकलता है। सुख में क्या आ जाएगा, आपको सुखी महसूस होता है, दुख में दुखी महसूस होता है। अपना पराया, अपना मतलब अपना होता है, पराया मतलब दूसरा होता है। सबका कुछ, नदी और नाला में बहुत अंतर है। नदी क्या कहते हैं, बड़ा होता है, नाला छोटा होता है। गर्मी और ठंडा, गर्मी का मौसम होता है अलग और ठंडा का मौसम होता है अलग। तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो जिस समासिक शब्द का क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह रहेगा, उसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। और जहाँ पे आपको योजक चिन्ह आ जाएगा कि बताइए कि मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा आपका दिन रात, लिख लीजिए दिन रात, योजक चिन्ह आ गया। आपका पूछेगा ये कौन समास है, आप सीधा कहिएगा कि द्वंद्व समास है। आप इसको रिवाइजन कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिस समासिक शब्द का क्या होगा, दोनों पद प्रधान हो, लेकिन दोनों पद के बीच क्या हो, योजक चिन्ह, से हम द्वंद्व समास करते हैं। अब चलिए बहुब्रीहि समास पे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो पद यहाँ पे लिखा रहेगा वह तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें मेरा प्रथम पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान था लेकिन कारक चिन्ह लुप्त था। कर्मधारय समास में क्या था, उत्तर पद प्रधान था लेकिन उपमा में विशेष विशेषण का बोध करता था। द्विगु समास में संख्यावाचक था प्रथम, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान था, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह था। लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद जो होगा, यानी यहाँ पे जो पद लिखा जाएगा वह क्या होगा, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। मान लीजिए लंबोदर आपका हो गया, क्या हो गया, लंबोदर। इसको जैसे में लिख लीजिएगा, आप परिभाषा लिख लीजिएगा पहले। जिस समासिक शब्द का क्या होगा, कोई भी पद प्रधान ना हो,
लेकिन हमारे किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है उसे हम क्या करते हैं, बहुब्रीहि समास करते हैं। तो लंबोदर, उसके बाद आपका चक्रपाणि। सॉरी ये दिखता नहीं, इसका मतलब ये अच्छा से साफ नहीं हुआ है, पानी अटका हुआ है अभी तक, इसीलिए अच्छा से दिखता नहीं। इसको मिटाते हैं। लंबोदर, अब देखिए अच्छा भी दिखने लगा। लंबोदर, चक्रपाणि, क्या हो जाएगा आपका, चक्रपाणि। उसके बाद हो जाएगा महावीर, क्या हो जाएगा, महावीर। उसके बाद आ जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। इतना ही जैसे लीजिए समझने के लिए, उतना यदि बताएंगे तो आपका जो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा। तो मान लीजिए लंबोदर, इसमें क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका जिसका उदर, क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर हो गया। अब चक्रपाणि, चक्र है पानी में, चक्र है पानी में जिसके, क्या हो जाएगा, चक्र है पानी में जिसके, पानी में जिसके। अब हो गया क्या, सॉरी अब है महावीर है। तो महान वीर है जो, क्या हो जाएगा, महान वीर है जो, महान वीर है जो, वीर है जो। अब देखिए प्रधानमंत्री है, तो मंत्रियों में प्रधान, क्या हो जाएगा, मंत्रियों में प्रधान। इसका क्या हो जाएगा, मंत्रियों में क्या है, ये प्रधान है। तो अब देखिए लंबा है जिसका उदर, देखिए लंबोदर, लंबोदर मतलब हम क्या समझते हैं, अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं ना। इसका देखिए, इसका शब्द निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, लंबा का दो पद, लंब दर, इसका कोई अर्थ निकलता है। चक्र पानी, पानी का भी अर्थ नहीं निकलता है। ये छोटा नौर्सी का नदरगी का रहता तो इसका कुछ अर्थ निकलता, लेकिन ये बाबाजी वाला नौ है और इधर से हर्षी का है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। महावीर, महा का अर्थ, वीर का अर्थ निकलता है, लेकिन महा का अर्थ क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकला, प्रधान एगो श्रेष्ठ का रहता है, मंत्री, मंत्री सॉरी प्रधानमंत्रियों, सॉरी यहाँ प्रधानमंत्रियों दे दिया, यहाँ प्रधानमंत्री होगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री। देखिए क्या होगा, मंत्रियों में प्रधान। तब देखिए लंबा है जिसका उदर, इसको कहते हैं गणेश को कहते हैं, गणेश। देखिए ये अपना तो पद नहीं बता रहा है, ये किसी तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है। प्रथम पद व दूसरा पद, तो दोनों पद देखिए, कोई भी पद प्रधान नहीं है, नहीं पहला पद नहीं दूसरा पद, लेकिन तीसरा की ओर अर्थ बता रहा है, गणेश। अब मानिए चक्र, चक्र है पानी में जिसके, ये हो गया चक्र धारण क्यों कौन के रहते हैं, तो भगवान विष्णु। महावीर, तो महान वीर है जो, हनुमान, हनुमान। और प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रधान, इसका यही हो जाएगा प्रधानमंत्री। तब बहुत आसानी तरह से बहुब्रीहि समास को भी समझ गए होंगे कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन तीसरा कोई और पद की ओर संकेत करता है, इसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। आपके एग्जाम में सेम इसी तरह का मतलब क्या आएगा, सेम इसी तरह का आपके एग्जाम में आएगा, आपको पूछेगा, दे देगा ये समास बताइए। जैसे लंबोदर कौन समास है, आपको याद रहेगा तो बहुब्रीहि समास है। दिन रात कौन समास है, तो योजक चिन्ह वहां पे दिन रात में ले आए तो दिन समास आप बताइए। द्विगु समास, नवरात कौन समास है, तो नवरात्र में नव जो है, नव से नौ का उच्चारण होता है, तो द्विगु समास को समझे। कर्मधारय समास किसको बोलेंगे, इसमें उपमा उपमा और विशेष विशेषण का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए प्राण प्रिय, तो उपमा उपमा, प्राण के समान प्रिय,
एक विशेषण का बोध कराता है, इसको कर्मधारय समास कहेंगे। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, जिस समासिक शब्द का क्या होगा, उत्तर प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होगा। राजकुमार देगा तो राजा का कुमार, आप जो है ना उसमें ढूंढिएगा इसमें क्या चिन्ह भी है, राजा का कुमार। जैसे राजकुमार देगा तो आप कैसे समझिएगा, तो उसको क्या है, राजा का कुमार, तो का चिन्ह क्या आता है, का आता है, चिन्ह एक आता है कारक चिन्ह, तो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समासिक शब्द का क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। पढ़ती आ यथा अनु हाथ भर, अभी हमें समास में पहले यही टोल होता है, पढ़ती आ यथा अनु हाथ भर। 6 को याद कर लीजिए, अभी बहुत समास भी आपके सर में रहेगा। अब जो है अगला वीडियो में उपसर्ग एवं प्रत्यय का बहुत अच्छा से मैं इसी तरह से इससे भी बेटर प्रयास करूंगा लाने का, तो आप लोग इससे उपसर्ग प्रत्यय वाला वीडियो आएगा उसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका वो जो है क्या कहते हैं उसको, संधि पढ़ाएंगे, संज्ञा भी पढ़ाएंगे, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाएंगे, पदबंध भी पढ़ाएंगे। आप लोगों का मतलब व्याकरण में जितना भी होगा सब पढ़ाएंगे, और आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे तो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, इंटर में भी और 10th में भी। ये तीनों एग्जाम के लिए आपका क्या हो गया, बेटर हो गया। एक बार पढ़िए और तीनों एग्जाम को अच्छा से समझ जाइएगा और अच्छा से निकाल लीजिएगा। तो आप लोग तो भी 10th और इंटर का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने लेवल से पढ़िए। और देखिए एक चीज भूल ही गए थे, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें कर्मधारय समास है, एगो क्या है, कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय न है, इसका क्या नाम है, याद करते हैं रुकिए। तत्पुरुष समास में क्या है, सॉरी तत्पुरुष समास के कितने भेद है, 6 भेद है। उसमें कर्म तत्पुरुष क्या आता है, कर्म तत्पुरुष आता है। 6 में पहला क्या आएगा, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का भेद है तो तत्पुरुष से लेगा, तो कर्म तत्पुरुष। उसके बाद कर्म तत्पुरुष आता है, उसके बाद मतलब कि कर्म तत्पुरुष आता है, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष आता है, प्रदान तत्पुरुष आता है, 6 भेद आता है। तो इसमें आता है कर्म तत्पुरुष में से एक पूछता है चीरी मार, पूछता है अक्सर एग्जाम में आता है चीरी मार, तो चिड़िया को मारने वाला चीरी मार, तो चीरी मार दे देगा आपका, चीरी मार बताइए कि कौन सा समास है। तो आप ऐसा ना कि वही 6 मिनट का रहिएगा, इसको भी याद रखिएगा। चीरी मार कर्म तत्पुरुष है, कौन तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। और ये 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी जो 5 भेद है तत्पुरुष समास के उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए हमने पढ़ाए। तो परीक्षा के एग्जाम से जितना महत्वपूर्ण था उतना ही बताए। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और आप इस वीडियो को उस मतलब स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उपसर्ग प्रत्यय के साथ।